बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। 24 घंटे गुजर चुके हैं जब गुज़िश्ता रात 6 जजेस का ख़त सामने आया और उसके बाद से अब तक क्या रीसेंट डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं और पीटीआई के हक़ में कैसे फ़ैसले आ रहे हैं, इमरान खान के लिए मदद किस तरह से मिल रही है, ये सारा कुछ आज के इस व्लॉग में शामिल करूँगा। बिकॉज़ 24 घंटों में अब तक उसके बाद रिएक्शन में, रद्द-ए-अमल में जो कुछ भी हुआ है उसकी एक पूरी टाइमलाइन सामने आ रही है। हर जगह पे ये चीज़ डिस्कस हो रही है। इवन मीडिया, डरा सहमा मीडिया भी अब डिस्कस कर रहा है, टॉक शोज़ हो रहे हैं, हेडलाइंस में चल रहे हैं। और मैं तो बल्कि ये देख रहा था कि वो मीडिया जो इमरान खान की तस्वीर भी नहीं चला सकता, नाम लेना भी बड़ा मुश्किल है, ख़बरें भी बानी पीटीआई के नाम से मंसूब करके चलानी पड़ती हैं, वो भी इसको इस तरह से ब्रेकिंग न्यूज़ में नशर कर रहा है कि जैसे ये बहुत बड़ी खबर है और मीडिया के लिए कुछ नया है। हालांकि मीडिया ख़ुद इमरान खान का नाम उस तरह से नहीं चला पा रहा, उनकी तस्वीर नहीं चला पा रहा। तो और तो फिर क्या। और कुछ लोग अंदर बैठे जिस तरह से वो कभी कभी पीटीआई के ख़िलाफ़ कोई ख़बर आए ना तो वो दौड़ते भागते आते हैं, तहलका अंगेज़ और पता नहीं क्या क्या कुछ कह के बताते हैं आपको, और ख़त्म शुद्ध और पता नहीं क्या क्या कुछ। और वो अब जिस तरह से बता रहे हैं इस चीज़ को, जिस तरह से काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सबके सामने, वो भी मीडिया के ही लोग हैं जो इमरान खान की तस्वीर नहीं चला सकते, वो भी इस चीज़ के मामले को लेके किस तरह से प्ले कर रहे हैं आपके सामने, आपने फैसला करना है। और फिर इस मामले के बाद पीटीआई के हक में आने वाला पहला फैसला, वो भी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की तरफ से। क्योंकि ये जो कुछ हुआ ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, ये एक बॉम्बशेल था और यूँ कह लीजिए कि अदालती तारीख का एक बड़ा जल्जला था जिसके आफ्टर शॉक्स अभी भी जारी हैं। तकरीबन पूरी हाई कोर्ट एक तरफ खड़ी हो गई, यानी 8 जजेस हैं तो उनमें से 7 जजेस जो हैं वो बज़ाहिर एक तरफ खड़े नज़र आए। एक जज ने ख़त नहीं लिखा, अलग मैटर हो सकता है, लेकिन उनके जो रिमार्क्स या उनके जो डिसीजंस हमने देखे हैं वो भी सबके सामने है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पूरी हाई कोर्ट एक साइड पे खड़ी हुई और उसके बाद होने वाला फुल कोर्ट इजलास, जो कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस की सरबराही में अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ। फिर जो अदलिया की तंजीमें हैं वो किस तरह से मुतहर्रिक हुई, एक के बाद एक हाई कोर्ट बार, सुप्रीम कोर्ट बार, उनके एलामिये जारी हो रहे हैं, तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। तो ये एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है अदलिया की तारीख के लिए, या जो इस वक्त नज़र आ रहा है अनप्रेसिडेंट है। और अदलिया की बहाली या अदलिया की साख की बहाली के लिए जो एक तहरीक हम सुनते आ रहे हैं, ये उसके लिए बड़ा अहम हो सकता है। फिर मौलाना फजलुर रहमान का रात के सहरी के करीब एक ऐसा बयान जिसने हुकूमत के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इजलास ख़त्म हुआ। इतलात ये थी कि जब ये मैं व्लॉग शुरू करने लगा कि कोई एलामिया आएगा, अभी तक नहीं आया। अगर आ गया एलामिया तो उसके बारे में नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन उसमें तमाम के तमाम जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उन्होंने शिरकत की है और जायज़ा लिया गया इन 6 जजेस की शिकायत का या उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात है उसके हवाले से। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने अपना ओहदा संभालने के साथ ही एक पहला फुल कोर्ट इजलास बुलाया था ताकि वो तमाम जजेस को बिठा के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से कार्रवाई को देख सकें। और उसके बाद ये दूसरा फुल कोर्ट इजलास हुआ। तो गैर मामूली इजलास तो है, अब देखते हैं इसमें क्या डिसीजन होता है। फिर इसी सारे मामले के दौरान आज सुबह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, ये सब लोग बैठे और इन्होंने भी तहकीकात का मुतालबा किया और साथ ही इन 6 जजेस की प्रोटेक्शन का भी मुतालबा किया। और जो इस दौरान इमरान खान के ऊपर चार्जेस लगे या ट्रायल हुए या सज़ाएं सुनाई गई, उन तमाम की तमाम सज़ाओं को नल एंड वाइड करार देने का भी मुतालबा किया जा रहा है कि ऐसे माहौल में किस तरह से साफ शफाफ ट्रायल मुमकिन था जिसके ऊपर इतने तहफ़्फ़ुज़ात हुए। तो ये भी एक मुतालबा उनके सामने से रखा गया। वो किसी ने सोशल मीडिया पर लिखा था कि अभी तो सिर्फ हाई कोर्ट के ये जजेस हैं, अगर इमेजिन करें कि किसी दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी इस किस्म के बयानात आए तो क्या होगा? क्या सबको कमिश्नर रावलपिंडी की तरह ट्रीट किया जाएगा कि जनाब वो इसका तो दिमागी तवाज़ुन ही दुरुस्त नहीं है, ये तो ये है वो है। यहाँ पे भी कोई एक आध मौजूद जज अगर ये बयान देता तो शायद उसके साथ भी ये होता, लेकिन ये कलेक्टिव एफर्ट है तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो अभी तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो रिज़ाइन किया आखिरी दिनों में, उसके बारे में किसी को नहीं पता कि क्या हुआ। अभी तो जो सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज जिन्होंने आगे चीफ जस्टिस बनना था वो रिज़ाइन करके, उसके बारे में किसी को नहीं पता। लाहौर हाई कोर्ट से एक मौजूद जज ने रिज़ाइन किया, उन्होंने जो आखिर में लाइंस लिखी वो अपने आप में पूरी एक दास्तान लिख गए। फिर ज़िले इंतज़ामिया में से, डिप्टी कमिश्नर्स में से कुछ लोगों ने रिज़ाइन किया। तो ये रेजिस्टेंस जो है वो छोटी छोटी चलती आ रही थी, अभी ज़रा एकदम
बड़े पैमाने पर हुई। तो खैर, इसी सारी सूरत हाल के बाद अदालती मूड क्या लग रहा है, लोग ये जानना चाहते हैं। तो आज साइफर केस की कार्रवाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से मुतालिक ये दो केसेस आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के सामने थे। और आमिर फ़ारूक ने पीटीआई को आज जलसे की इजाज़त देने के लिए कहा, ज़िली इंतज़ामिया से ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त दी जाए और इनका जो बुनियादी हक है उससे इनको नहीं रोका जा सकता। तो 6 अप्रैल को करे पीटीआई या 10 अप्रैल को करे या 30 मार्च को करे, जब भी पीटीआई ने जलसा करना है तो ज़िली इंतज़ामिया अब पाबंद होगी कि अदालत ने उन्हें कह दिया है कि इनको जलसा करने की इजाज़त दी जाए। दूसरा जो मामला था वो साइफ़र केस के हवाले से था, और साइफ़र केस में जिस तरह से जजेस क्वेश्चन कर रहे हैं, आज कुछ नया नहीं था, कुछ ऐसी सूरत हाल नहीं थी कि इस 6 जजेस के ख़त के बाद कोई माहौल बिल्कुल ही बदल गया। लेकिन साइफ़र केस का पूरा नैरेटिव जो है वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है। उसमें एक एक पॉइंट के ऊपर, एक एक स्टेज के ऊपर जाके चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। आज बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत के सामने जाके वाज़े किया कि हम कोई रिमांड बैक नहीं चाह रहे, ये हम वजाहत करना चाहते हैं कि कहीं अगर आप इस केस को रिमांड बैक की तरफ ले जा रहे हैं तो वो हमारी प्ली है ही नहीं। हम इस केस का मेरिट के ऊपर फैसला चाहते हैं और मेरिट के ऊपर इस केस में इमरान खान की बरियत चाहते हैं, उनकी सज़ा कलअदम चाहते हैं। तो जो जजेस बार बार आज पूछ रहे हैं, उसके बाद एक के बाद एक नुक्ता ऐसा सामने आ रहा है जिसके बाद लग रहा है कि साइफ़र केस में कोई जान ही नहीं है। यानी जिन 9 लोगों के पास साइफ़र गया उनमें से सिर्फ एक बंदे ने साइफ़र की कॉपी जिनके पास गई उनमें से एक शख्स ने, जो कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी थे, उन्होंने साइफ़र की कॉपी वापस की, बाकी किसी ने भी नहीं की। तो मुकदमा किसके ऊपर हुआ? सिर्फ इमरान खान के ऊपर और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर। फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये कि अदालत ने आज ये पूछा कि क्या इस केस में जो कार्रवाई है वो अदालती औकात कार के बाद भी चलाई गई, यानी 8 से 3 बजे तक का जो अदालत का वक्त है उसके बाद भी चलाई गई। तो अदालत के सामने सारी चीज़ें आई कि जनाब रात 9 बजे, रात 10 बजे, रात 11 बजे तक अदालतें लगीं और उस दौरान तक ट्रायल हुआ। 5 दिनों के अंदर 3 ट्रायल और 3 सज़ाएँ सुनाई गई। तो ये सारी चीज़ें भी आज डिस्कस हुई कि अदालती औकात कार के बाद भी ये चीज़ें जो है वो चलती रही। शाम 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे और 11 घंटे तक रोज़ाना की बुनियाद पर अदालत लगाई गई। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ये इमरान खान का केस स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और ये साइफ़र केस पूरे का पूरा नैरेटिव ख़त्म कर रहे हैं। और फिर सबसे अहम चीज़ कि साइफ़र एज इट जिसकी ओरिजिनल कापी दफ्तर खारजा में मौजूद है, वो किसी जज के सामने जब गया ही नहीं, जब किसी को पता ही नहीं है कि जो इमरान खान ने कहा वो मैच भी कर रहा है वो साइफ़र से या नहीं कर रहा है, या साइफ़र के वाकई मंदरजात लीक किए गए या नहीं, वो तो तब पता चलेगा ना जब किसी के पास ओरिजिनल साइफ़र किसी ने पढ़ा होगा, जज साहब ने पढ़ा होगा। तो जब साइफ़र रखा ही नहीं गया किसी के सामने तो कैसे किसी ने डिसाइड कर लिया कि ये जनाब कोई सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो है उससे लग रहा है कि साइफ़र केस अब नहीं स्टैंड कर पाएगा और आने वाले चंद दिनों में आप इसका डिसीजन होता देखेंगे। अब आ जाइए अगला एक और मामला। आज 9 मई के 31 मुल्ज़मान को तकरीबन 10 महीने के बाद ज़मानत मिल गई है। ये भी पीटीआई के हक़ में एक अच्छा फ़ैसला आया कि इतने टाइम से जिनकी ज़मानतें बार बार मुस्तरद हो रही थी, बार बार जुडिशल हो रहे थे, आज उनमें से 31 लोगों की ज़मानत हुई। और नाम ले लेकर जब पुकारा जा रहा था कि इसकी भी ज़मानत हो गई, इसकी भी ज़मानत होगी, तो आसपास खड़े लोगों के चेहरे देखने के काबिल थे, लोग खुश थे। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। उस्मान डार का नाम ECL में था, या शायद ECL में नहीं था, एक और लिस्ट होती है PNIL शायद, वो कंट्रोल लिस्ट ही है कि आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते। आज उनको बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई, मशरूत इजाज़त लेकिन मिल गई कि वो उम्रा करके आ सकते हैं। तो ये भी एक तरह से अच्छा फ़ैसला आया। लेकिन इसी सारे मामले के दौरान जो हुकूमत के लिए मुश्किल सूरत हाल है, बहुत मुश्किल होने वाला है, वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान ने अब ये फ़ैसला कर लिया है कि वो इस पूरे सिस्टम का हिस्सा नहीं रह सकते, नहीं बन सकते। ना वो ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने जा रहे हैं, ना वो किसी को वोट दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। वो अब एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान कर चुके हैं। आज सहरी के टाइम सुबह उन्होंने ये वीडियो बयान जारी किया और उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो इस हुकूमत को भी नहीं मानते, सिस्टम को भी नहीं मानते और रेजिस्टेंस करेंगे और वो अपनी एहतजाजी तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। ईद के फ़ौरन बाद बलूचिस्तान से उसका आगाज़ होगा, फिर सिंध और फिर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ रुख करेंगे और
मुझे ऐसा लगता है कि जब खैबर पख्तूनख्वा की तरफ मौलाना बढ़ेंगे तो शायद किसी स्टेज पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उनके साथ खड़ी नज़र आए, क्योंकि वो जो एक बैरियर था कि राब्ता कैसे हो, वो बैरियर तो पीटीआई ने ख़त्म कर दिया, तो वो अब पहुंच गए। इमरान खान की एक वीडियो देख रहा था कि अपने नज़रिए के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करना, लेकिन नज़रिए तक पहुंचने के लिए जो रास्ते में हर्डल्स हैं उन पे कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो नज़रिए के ऊपर या मकसद के ऊपर या ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए पीटीआई अब कुछ भी करेगी वो जायज़ ही है उनके लिए। उनको अब कोई जितना वो सह चुके हैं, अब कोई उनके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं उठा सकता कि आप तो ये कहते थे तो आपने ये कर दिया, आप ये कहते थे तो आपने ये कर दिया। अब लोग उस चीज़ से निकल गए। तो ये मौजूदा हुकूमत के लिए मुश्किल होगी, क्योंकि सब लोगों का ये तज्जिया है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान जैसी सियासी कुव्वत वो हुकूमत मुखालिफ खड़ी हो गई तो फिर हुकूमत का चलना मुश्किल होगा। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं। मौलाना ने तो कह दिया कि हम अवामी असम्बली जो है वो लगाने जा रहे हैं, तो अवामी असम्बली जो है वो ऐवान के अंदर रहेगी या ऐवान के बाहर रहेगी, इसका फ़ैसला होगा, लेकिन टफ़ टाइम इज़ अहेड। तो फास्टन यूर सीट बेल्ट और बहुत सारी चीज़ें आपके पास आने वाली है, आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।